आज मैं गुप्ता का सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स के गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेसिडुअल सॉइल कैसे बनता है। रेसिडुअल सॉइल कैसे बनता है? ग्लेशियर से, विंड से, वाटर से। इसका क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आपका रेसिडुअल सॉइल बनता है आपका जहाँ पर से रॉक है वहीं पे वेदरिंग होके वहीं डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल। Soil stay at the place formation just above the parent rock। मान लिया कोई रॉक है, इससे टूट टूट के सॉइल बन रहा है तो यहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे? रेसिडुअल सॉइल। उसको कोई ट्रांसपोर्ट एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता, वहीं पे फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट का क्या फार्मूला है? वाटर कंटेंट का फार्मूला है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या हो सकता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड। तो आपका कितना हो सकता है? हाँ, कैन बी टेकन, कैन बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ वेट ऑफ द सॉलिड लिया गया है। आपका वेट ऑफ द सॉलिड लिया गया है, टोटल वेट थोड़ी ना लिया गया है। तो हो सकता है कि आपका वाटर वेट ऑफ द सॉलिड से ज़्यादा हो जाए, तो आपका ग्रेटर देन से 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following type of the soil transportation by gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स से जो आपका जो होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसको क्या कहेंगे? टलस या कोलुवियल सॉइल। तो टलस और कोलुवियल सॉइल होगा, और किसके द्वारा डिपॉजिट होगा? टलस और कोलुवियल सॉइल हैव बीन डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी फोर्स। वो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका कोलुवियल सॉइल या टलस सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सेट टू बी फुल्ली सेचुरेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे? टू फेज सिस्टम बोलेंगे। अगर आपका कोई सॉइल सेचुरेटेड है तो उसमें क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल होगा या तो वाटर होगा। उससे सेचुरेटेड से तो आपका एयर निकल जाएगा ना, तो टू फेज सिस्टम हो जाएगा। सॉरी, टू फेज सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर हो जाएगा। सॉइल्स एंड वाटर टू फेज सिस्टम। अगर आपका पार्शियली सेचुरेटेड रहेगा कोई भी सॉइल तो थ्री फेज सिस्टम कहलाएगा। उसमें सॉइल भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, और क्या रहेगा? सॉइल सॉलिड भी रहेगा। वॉइड रेशियो, वैलिड रेंज ऑफ द एस। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ द सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ द सेचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ द सेचुरेशन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड और उसमें कितना वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। तो हो सकता है कि पूरा वॉइड क्या हो जाए? फिल्ड हो जाए। तो पूरा वॉइड फिल हो जाएगा तो 100% सेचुरेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? या तो कम्प्लीटली ड्राई हो, वाटर कंटेंट जीरो हो, तो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से लेके 100% तक होगा, इक्वल टू, क्योंकि या तो फुली सेचुरेटेड हो सकता है तो उसमें टू फेज सिस्टम हो जाएगा, और या कम्प्लीटली ड्राई होगा तो उसमें जीरो के बराबर भी हो जाएगा। तो आपका टू फेज सिस्टम में ए आ जाएगा आपका इक्वल टू। ये ध्यान में रखना, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन सबमर्ज डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन टर्म ऑफ द यूनिट वेट। गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट, वेट ऑफ द वाटर का। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, वॉइड रेशियो ई है, गिवन बाई द एक्सप्रेशन। तो आपका जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है क्या होता है? जो सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G-1 गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई, ये हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट। तो आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
गामा से गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क डेंसिटी आपका दिया हुआ है सॉइल का, द वाटर कंटेंट 10% है, तो आपका ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है, तो गामा डी इजिकल टू क्या हो जाता है, गामा टी बल्क डेंसिटी बाई 1 प्लस डब्लू। आप सॉल्व कर लो, 22 दिया है और वाटर कंटेंट 10% दिया है तो 0.1 हो गया। 22 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1.1 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ड्राई डेंसिटी। बी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इफ द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास फुल ऑफ एयर ओनली इस टर्म ऑफ, अगर आपका किसी सॉइल के सॉइल सॉलिड हो और ड्राई हो, आपका सिर्फ एयर हो वॉइड में, वाटर नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल। वैलिड रेंज ऑफ एन क्या है, पोरोसिटी, द परसेंटेज ऑफ वॉइड, द वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम में हो रहा है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, या तो आपका क्या हो जाएगा 0% से लेकर 100% तक हो सकता है। अब वॉइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है, बट वॉइड रेशियो है इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वॉइड होगा वो तो टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा तो नहीं ना हो जाएगा, अब तो हो ही सकता है कि सिर्फ वॉइड हो, तो आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन वेट सॉइल, गलत बात है। ड्राई होगा तो कुछ पानी उसका जो वॉइड हो जाएगा वो सूख जाएगा, उसमें एयर आ जाएगा वाटर की जगह पे, तो उसका तो यूनिट वेट कम होगा ना कंपेयर टू सेचुरेटेड गामा साइट या पार्शियली सेचुरेटेड कंपेयर में ड्राई सॉइल का तो कम होगा यूनिट वेट। ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, तो ड्राई सॉइल कह रहा है, ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, गलत बात है। टोटल यूनिट वेट तो सेम बात है पिछले वाला। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस, गलत है। अगर आपका गामा सबमर्ज लिखते हैं तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू हो जाता है, तो गामा डब्लू से घट जाता है तो आपका डिक्रीज हो जाता है गामा सैचुरेटेड। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस, बात सही है। आपका फर्दर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास कैन बी टेकन एज क्या हो जाएगा, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, आपका एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, तो आपका एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 आपका क्या हो सकता है 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड in soil mass, then the value of the porosity and void ratio respectively, तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कह रहा है, तो कह रहा है कि पोरोसिटी बताओ, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ही टोटल वॉल्यूम कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गया तो ये टोटल वॉल्यूम इजिकल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप पोरोसिटी इजिकल टू क्या पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये दोनों बराबर है तो कट के 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। आप पोरोसिटी इजिकल टू क्या हो जाता है, इतना क्यों करना, पोरोसिटी इजिकल टू क्या हो जाता है एन इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम के टर्म में कितना आया है
टू, इसको लिख सकते हैं 2 VB वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, तो आपका कट के 0.5 आ जाएगा। तो वॉइड रेशियो 1 हो जाएगा, इन पोरोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी वॉइड रेशियो पहले क्या पूछा था, पोरोसिटी पूछा था, पोरोसिटी 0.5 हो जाएगा और वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देन डिग्री ऑफ द सेचुरेशन इज 0, आपका डिग्री ऑफ द सेचुरेशन दिया हुआ है 0, देन सॉइल मास अंडर द कंसिडरेशन रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंट, तो डिग्री ऑफ द सेचुरेशन 0 है, मतलब कि उसमें इसके वॉइड में वाटर 0 है, कंप्लीटली ड्राई है। तो कंप्लीटली ड्राई है तो आपका सॉइल क्या होगा, 2 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, उसमें क्या होगा, ड्राई केस है तो सॉइल होगा और एयर होगा। अगर कंप्लीटली सेचुरेटेड रहता तो उसमें क्या रहता, सॉइल रहता और वाटर रहता, सिर्फ कंप्लीटली सेचुरेटेड में। अगर ड्राई कर रहा है तो आपका सॉइल और एयर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई, जो सॉइल का गिवन है, डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम बाई माइनस ई मिनिमम। जो वॉइड रेशियो आपका ई मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है, और जो नेचुरल सॉइल का जो दिया हुआ आपका गिवन सॉइल का ई वॉइड रेशियो और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये क्या बताता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका जो रेंज है वो क्या हो सकता है, या तो आपका क्या हो जाए, या तो ए ई आपका ई मिनिमम के बराबर हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी 1 हो जाएगा, या तो आपका या तो ई मैक्सिमम के बराबर हो जाए, तो ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। अगर ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा तो आपका घट के 0 हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 तक लाई करेगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। इफ द डिग्री ऑफ द सेचुरेशन ऑफ द पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, आपका डिग्री ऑफ द सेचुरेशन क्या दे दिया है, 60% दे दिया है। द एयर कंटेंट पूछ रहा है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, टोटल वॉइड में आपका कितना वाटर है, तो 0.6% है, आपका 60% है तो 0.6 लिख सकते हैं। तो आपका एयर कंटेंट पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, 0.6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही है। तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड को क्या लिख सकते हैं, या तो वॉइड में आपका एयर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, या तो उसमें क्या थोड़ा सा एयर होगा, थोड़ा पानी होगा, तो थोड़ा वाटर होगा, ये हो गया आपका। तो आपका कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है, 0.6 टाइम ऑफ द, यहाँ से सॉल्व करके आया है 0.6 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। तो आपका इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, इधर घट जाएगा आगे, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट है, 40% है आपका एयर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, 100% कह रहा है, देन वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो, हम एक फार्मूला पढ़े होंगे, SE इज इक्वल टू GW, ये फार्मूला पढ़े होंगे, आपको सारे बेसिक फार्मूले रिमेंबर करने होंगे, याद रखने होंगे। तो आपका फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल कह रहा है, तो आपका S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आपका वाटर कंटेंट कितना कह रहा है, एट द फुल्ली सेचुरेटेड, वाटर कंटेंट एट द फुल्ली सेचुरेटेड 100% है, तो वाटर कंटेंट भी 1 हो जाएगा। तो आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी यही हो जाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू वाटर वॉइड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, यही स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड
टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास भी टोटल, ये क्या कहलाएगा, ये पोरोसिटी कहलाता था, बहुत बार कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को पोरोसिटी बोलते हैं, अब वॉइड रेशियो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कंपैक्टेड डेंस एंड स्पेक्ट्रोमेटिवली, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो आईडी का फार्मूला क्या था, ई मैक्सिमम वॉइड रेशियो मैक्सिमम माइनस आपका जो ई होगा जो गिवन सॉइल का वॉइड रेशियो, और क्या था ई मैक्सिमम बाई ई मिनिमम माइनस ई मिनिमम। तो आपका कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कंपैक्टेड डेंस एंड, मान लो कंपैक्टेड इतना कर दिए कि उसको ई मिनिमम के पास पहुंचा दिए, मिनिमम वॉइड रेशियो, तो आपका कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका 1 के बराबर हो सकता है लगभग, तो 1 के आसपास कौन सा है, यही मार दो आपका, हो सकता है थोड़ा सा ई मिनिमम से कम हो, आप जब कॉम्पैक्ट की हो तो थोड़ा सा आसपास आंसर दे दिया गया, इसीलिए आपको एमआर लेना होगा। कह रहा है कि आप वो आपका रिलेटिव डेंसिटी 1 के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप कितना ही कॉम्पैक्ट कर लो सॉइल को, आपका रिलेटिव डेंसिटी 1 नहीं हो सकता, आप ई मिनिमम के पास नहीं पहुंच सकते, कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा वॉइड रह ही जाएगा, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sand in situ the डेंसेस्ट स्टेट में है, सबसे डेंसेस्ट स्टेट में है, आपका सॉइल क्या कह रहा है डेंसेस्ट स्टेट में है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड डेंसेस्ट स्टेट में है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पिछला ही क्वेश्चन। डेंसेस्ट स्टेट में है तो आपका ई ऑफ द सॉइल हो सकता है ई मिनिमम के पास पहुंच जाए, तो आपका लगभग 1 के बराबर ही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्यूरेटली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, एक्यूरेट जो डिटरमाइन करता है वाटर कंटेंट, ओवर ड्राइंग मेथड होता है ना, जो आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, जब सॉइल होता है, जो सॉइल लेते हैं उसको 105 से 110 डिग्री के पर 24 आवर के लिए हीट करते हैं, तो आपका जितना वाटर, आपका जो हीट करने से क्या होगा वाटर निकल जाएगा, तो उससे फिर बैट ऑफ द वाटर निकाल लेंगे आपका कितना सॉइल में कितना वाटर था। इन केस ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉइल, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो 60 से 80 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल which of the following method best suitable for quick determination of the water content of the soil mass, अगर बहुत अच्छा फील्ड कंट्रोल है, अब फील्ड कंट्रोल which one of the following suitable to quick determination, क्यूक कौन सा डिटरमाइन करेगा फील्ड में, आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड है जो फील्ड में अच्छा क्यूक निकाल के देता है 5 से 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में क्या करेगा आपका क्यूक डिटरमाइन करके देगा वाटर कंटेंट। The calcium carbide method, one of the quickest method to find the water content of the soil, result within 5 to 7 minutes. The method most rapid moisture meter method है, रैपिड मॉइस्चर कंटेंट इससे फाइंड करते हैं फील्ड में कैल्शियम कार्बाइड मेथड से। आपको लेकिन प्रॉपर फील्ड कंडीशन का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइक्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन, पाइक्नोमीटर से वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिटरमाइन करते हैं, पाइक्नोमीटर से वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोथ डिटरमाइन करते हैं, आप देख लेना, टेक्स्ट सारे पढ़ लेना। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ वैलिड फॉर पार्टिकल रेंज साइज,
पार्टिकल आपका जब स्ट्रोक लगेगा तो 0.22 आपका 0.002 mm से बीच में ही, रेंज के साइज के पार्टिकल के बीच में ही लगेगा स्ट्रोक लॉ। अगर आपका इस 0.2 mm से अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो आपका टर्बुलेंट मोशन होने लगेगा। तो टर्बुलेंट मोशन में स्टोक्स लॉ नहीं लगता है। और आपका 0.002 से अगर छोटा पार्टिकल है तो ब्राउनियन मोशन होने लगेगा सॉइल पार्टिकल। तो ब्राउनियन मोशन में भी आपका स्टोक्स लॉ नहीं लगता है। स्टोक लॉ किस लिए लगता है आपका? फॉर सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। स्टोक्स लॉ वैलिड बिटवीन आपका रेंज कितना होता है? 0.2 mm से 0.0002। हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज सॉइल मास। हाइड्रोमीटर में सॉइल मास में क्या क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर से जो आपका जो सॉइल मास से उसका साइज, पार्टिकल साइज का एनालिसिस करते हैं, उसमें कौन कौन सा करेक्शन लगता है? जो आपका हाइड्रोमीटर का रीडिंग आया है उसमें मिनिस्कस करेक्शन होता है, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है, और टेम्परेचर करेक्शन होता है। तो आपका जो होगा मिनिस्कस करेक्शन वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन निगेटिव होता है। जो मिनिस्कस करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन निगेटिव होगा, और जो टेम्परेचर वाला करेक्शन होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव तो बोथ होगा। अगर 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, अगर 27 डिग्री से कम है तो निगेटिव होगा। 27 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का करेक्शन निगेटिव होगा। ये सब बातें याद रखना। तो आपका सी ऑप्शन है करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आप सब्ट्रैक्टिव। बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोमीटर मेथड फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन हाइड्रोमेसिस से क्या करते हैं? बेसिकली स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं पार्टिकल का। तो आपका हाइड्रोमीटर सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफरेंट फॉर्म द पाइपेट एनालिसिस मेथड मेनली। हाइड्रोमीटर मेथड आपका कैसे अलग है पाइपेट मेथड एनालिसिस से? तो आपका जो हाइड्रोमीटर मेथड है और पाइपेट मेथड है दोनों सेम है, बट ऑब्जर्वेशन का टेकिंग करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइड्रोमीटर मेथड सब सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर फ्रॉम पाइपेट एनालिसिस मेनली मेथड ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेकिंग थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपका अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज कौन सा डिफाइन करेगा? जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी होता है रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो कोफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिलिटी होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बताता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो शेप ऑफ द पार्टिकल का बताएगा कि कैसे शेप का है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या बताया? तो आपका जो पार्टिकल साइज का किस रेंज का आपका पार्टिकल है उसका साइज क्या है, बट आपका जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, बट कोफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर क्या बताएगा? आपका क्या बताएगा? वो पार्टिकल का शेप कैसा है, शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बताएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी रिप्रेजेंट द शेप। शेप नहीं करता है, ये क्या करता है? पार्टिकल साइज को बताता है। वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यूनिटरी। गलत बात है, मैं बताऊंगा आगे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। द सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेम साइज। नहीं, वेल ग्रेडेड में आपका क्या होता है? सारे साइज के पार्टिकल उसमें होते हैं, कोई भी साइज का पार्टिकल उसमें मिसिंग नहीं होता है। तो आपका नॉन ऑफ दी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट गलत है।
देखिए, अगर आपका सैंड अगर कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, देखिए पहले तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या बताया था, साइज उस रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन कर बताया था। बट जो बेल ग्रेडेड सैंड है तो उसका कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 6 होगा और कर्वेचर 1 से 3 के बीच में लाई करेगा तो बेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगा। अगर आपका ग्रेवल है तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और कर्वेचर 1 से 3 के बीच लाई करना चाहिए, तो कहलाएगा बेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर आपका कर्वेचर का रेंज अगर चेंज हो रहा है तो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, या तो यूनिफॉर्मिलिटी का इस रेंज में नहीं लाई कर रहा है तो आप इसे रट्टे मार लो। कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, यूनिफॉर्मिलिटी कॉफिशिएंट ऑफ द सॉइल। कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या होता है, आपका एक या उससे ज़्यादा होगा हर हमेशा। कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी D60/D10 होता है। तो आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी 1 फॉर परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। 1 किसके लिए होगा, जो यूनिफॉर्म ग्रेडेड होगा जिसमें एक ही साइज का पार्टिकल अवेलेबल होगा सारा, तो उसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी 1 हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि अगर CU4 से ज़्यादा हो रहा है तो बेल ग्रेडेड में जाएगा, और ग्रेटर देन 6 हो रहा है तो आपका बेल ग्रेडेड सैंड में जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो ग्रेवल में जाएगा, अगर 6 से ज़्यादा है तो सैंड में जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी देखिए, ये इनफॉर्म ग्रेडेड है इसलिए पार्टिकल साइज है इस ग्राफ पे, इस पे परसेंटेज ऑफ द फाइननेस है। तो अगर एक ही साइज का पार्टिकल होगा तो यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 mm का पार्टिकल है तो सारा पार्टिकल एक ही साइज का है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिए, इनफॉर्मली ग्रेडेड। बेल ग्रेडेड में क्या होगा, सारा साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ये बेल ग्रेडेड हो गया। ये क्या हो गया, आपका बीच में हॉरिजॉन्टल हो गया, ये लाइन बीच में हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में हॉरिजॉन्टल हो गया कि मतलब हुआ कि इस रेंज का पार्टिकल जो ए वाला था, मान लीजिए यहाँ पे 4 mm था और यहाँ पे क्या है 9 mm है, तो इस सॉइल में अगर मान लीजिए इसका सी नाम है, टाइप ऑफ द सी सॉइल है, तो सी सॉइल में 4 mm से 9 mm का पार्टिकल मिसिंग है, नहीं है अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो आपका कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Elterberg, the soil said to be medium plastic if the plasticity index, तो आपका प्लास्टिक इंडेक्स आपका 7 से 17 हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक के लिए। मीडियम प्लास्टिक के लिए आप याद रख लेना 7 से 17 हो जाता है प्लास्टिक इंडेक्स। मीडियम प्लास्टिक के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इंडेक्स 7 से 17। मीडियम प्लास्टिक के लिए 7 से 17, अगर 7 से कम है तो लो प्लास्टिक, अगर 0 है तो नो प्लास्टिक, अगर 17 से ज़्यादा हो रहा है तो हाई प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाई बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज सेड टू बी। आपका कह रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट होगा, यहाँ पे प्लास्टिक स्टेज होगा, यहाँ पे लिक्विड लिमिट हो रहा है। अगर वाटर कंटेंट इस रीजन में लाई कर रहा है नेचुरल सॉइल का, तो क्या होगा, इन द प्लास्टिक जोन है, इसको क्या बोलेगा, इस जोन को प्लास्टिक जोन बोलेगा। तो इस आपका जो सॉइल है प्लास्टिक जोन में। अब अगर आपका वाटर कंटेंट कहाँ से कहाँ तक है, वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट से आपका लिक्विड लिमिट के बीच में है, तो आपका वो कौन सा स्टेट में सॉइल होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिक इंडेक्स इज कॉल्ड। अगर देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, एक लिक्विड इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। तो कह रहा है अगर आपका लिक्विड इंडेक्स का फार्मूला में लिक्विड लिमिट नहीं आता है, ये आप ध्यान रखना, तो इसमें लिक्विड लिमिट आ गया है तो आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। लिक्विड लिमिट के फार्मूला में लिक्विड लिमिट नहीं आता है, एक कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट द नेचुरल जो भी है बाय प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट अगर लिक्विड लिमिट है कह रहा है लिक्विड इंडेक्स, तो उसमें क्या होगा, लिक्विड लिमिट नहीं होगा, यही बात कह रहे थे। लिक्विड इंडेक्स में क्या होगा, लिक्विड लिमिट नहीं होगा ऊपर में, तो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP बाई IP, ये आप देख लेना। टफनेस इंडेक्स इक्वल टू प्लास्टिक इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स हो जाता है। नेक्स्ट द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिक इंडेक्स इज रिपोर्टेड है। कह रहा है प्लास्टिक इंडेक्स प्लास्टिक लिमिट, जो प्लास्टिक लिमिट है वो ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट है, तो आपका जो प्लास्टिक इंडेक्स रिपोर्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि आपका प्लास्टिक इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो कह रहा है प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है लिक्विड लिमिट से, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में वैल्यू दे देगा, तो निगेटिव वैल्यू में ना लिख के उसको 0 रिपोर्ट करते हैं, वो नॉन प्लास्टिक सॉइल हो जाएगा। टफनेस इंडेक्स डिफाइंड है, जो टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिक इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स, पहले ही बता चुके हैं। प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, रेशियो प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड टफनेस इंडेक्स। इट्स इंडिकेट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। टफनेस इंडेक्स क्या बताता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट को बताता है। और क्या बताता है, इंडिकेट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट पे उसका क्या है, प्लास्टिक लिमिट पे उसका क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है बताता है, और उसका लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट पे क्या लॉस हो रहा है स्ट्रेंथ का, ये बताता है टफनेस इंडेक्स। ये दोनों टर्म याद रखना, फ्यूचर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आपका जो टफनेस इंडेक्स है वो बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट और वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से कितना आपका स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ये बताएगा, दोनों बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0, सॉइल इज, अगर प्लास्टिक इंडेक्स किसी सॉइल मास का अगर 0 है तो सॉइल क्या कहलाएगा, प्लास्टिक इंडेक्स किसका 0 हो सकता है, आपका सैंड का, सैंड प्लास्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर ऑफ द कोर्स पार्टिकल लाइक सैंड सिल्ट टू क्ले काउज। आपका एडमिक्सचर सैंड सिल्ट को क्ले में मिला देते हैं तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो लिक्विड लिमिट है वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी है अगर सैंड मिलाएंगे तो कम जाएगा, क्ले में ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होता है वाटर का, तो डिक्रीज बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स बोथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर सैंड मिला देते हैं क्ले में। तो करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। तो आपका क्या हो जाए, कह रहा है यूनिफॉर्म सॉइल, अगर सब सॉइल एक ही साइज का पार्टिकल का है, एक ही साइज का पार्टिकल है सॉइल में, तो यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बेल ग्रेडेड से। नहीं, बेल ग्रेडेड में क्या होता है, सब साइज का पार्टिकल होगा, तो छोटा छोटा पार्टिकल होगा जो इसके वॉइड में चला जाएगा, तो स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म सॉइल हैज ए लेस स्ट्रेंथ देन स्टेबल देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल, बात सही है, आपका बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। यूनिफॉर्मली कॉन्फिशिएंट डज नॉट इफेक्ट द शेयर स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्मली कॉन्फिशिएंट क्या हो जाता है, D60 बाई D10, तो D60 क्या है, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन 60% एंड 10%, तो ये बताता है, तो आपका क्या कर रहा है, तो पार्टिकल का साइज पे तो डिपेंड करेगा ना, इनफॉर्मेटिव कोफिशिएंट क्या बताता है, पार्टिकल साइज का रेंज, तो उसको स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा ना, तो ये गलत है, आपका नॉट बोल रहा है। इनफॉर्मेटिव कोफिशिएंट ऑफ द पुअरली ग्रेडेड सॉइल नॉट मोर देन
वेल ग्रेडेड, गलत बात है, पुअरली ग्रेडेड का कम होगा, पहले ही बता चुके हैं। 36 का हो गया 37 नंबर। द फॉलोइंग इंडेक्स ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर आपका डिटरमाइन द सॉइल ए बी सी डी विच ऑफ द सॉइल कंटेंट मोर क्ले पार्टिकल। तो जिसका क्ले पार्टिकल ज़्यादा होगा, प्लास्टिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा, ज़्यादा आपका जो पार्टिकल आपका क्या होगा, प्लास्टिक ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा क्ले को कंटेंट करेगा। जिसका प्लास्टिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा क्ले होगा। तो सिंपल बात है। तो लिक्विड सॉइल ए का दिया हुआ है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके क्या करेंगे, प्लास्टिक इंडेक्स निकाल लेंगे। निकाल लिए सारा का, ए सॉइल बी सॉइल सी सॉइल डी सॉइल। किसका ज़्यादा आया, आपका बी सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स क्या आया है, ज़्यादा आया है, तो वो ज़्यादा उसमें क्ले पार्टिकल होगा। आपका बी राइट आंसर हो गया। आप घटा घटा कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज। तो आपका क्या कहलाएगा, बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज के बीच के बाउंड्री में क्या आता है, लिक्विड लिमिट आता है। लिक्विड लिमिट ही आता है ना, प्लास्टिक इंड खत्म होगा उसके बाद लिक्विड आपका लिक्विड स्टेट आएगा सॉइल का, तो उसके बीच में कौन सा बाउंड्री आता है, लिक्विड लिमिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल मोर प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा क्ले ही होगा, तो क्ले वाला सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वो प्लास्टिक बन जाएगा। लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल्स एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोजेज क्या होता है, कोई आपका लिक्विड लिमिट अगर किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया तो आपका सारा सॉइल का लिक्विड लिमिट पे 2.7 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ हो जाता है, तो आपका सेम स्ट्रेंथ हो जाएगा। एट द लिक्विड लिमिट आपका ऑल सॉइल हैविंग सेम शेयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the material of the base of the Cascarande liquid limit device one which cup contains soil paste drop on the softer than a standard harder rubber। क्या कर रहा है, कैसग्रांडे टूल से, कैसग्रांडे टूल ऐसा कुछ होता है, इसमें क्ले डालने के बाद क्या करते हैं, 2 mm का क्या करते हैं, एक गैप को काट के यहाँ से मिट्टी निकाल देते हैं, उसको क्या करते हैं, जो ये पथी होता है उसको एक स्टैंडर्ड पैड होता है उस पर पटकते हैं, 25 लो देते हैं, पटकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये भी 2 mm का थ्रेड काटे हैं यहाँ पे, तो पटकने के बाद क्या हुआ, वो कितना देर में भर, किस वाटर 25 टाइम ब्लो करने पे वो किस वाटर कंटेंट या लिक्विड लिमिट पे वो भर जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट निकालते हैं। तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द बेस कैसग्रांडे डिवाइस वन विच कप कंटेनिंग पेस्ट ड्रॉप सॉफ्टर देन स्टैंडर्ड पेड से सॉफ्टर पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम में वो क्या होगा, फिल होगा। सॉफ्टर है तो उस पर कम चोट लगेगा, कम फोर्स क्रिएट होगा, तो ज़्यादा टाइम में होगा तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा वाटर कंटेंट पे वो गैप भरेगा। लॉजिकली आप सोच लेना कि ज़्यादा लिमिट वाटर कंटेंट पे वो क्या होगा, वो भरेगा, तो उसका लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसा ऑपरेटर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैंडल लगा होता है, उसको 25 बार घुमाते हैं, 25 टाइम पटकाता है। इससे स्टैंडर्ड बेस प्लेट होता है, रबड़ का बना हुआ होता है। अगर हम उसको क्या किए हैं, सॉफ्ट कर दिए हैं, जितना हार्ड था उससे सॉफ्ट कर दिए, तो पटकेंगे तो कम फोर्स लगेगा ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भरने में, तो वाटर करंट पानी को और बढ़ाना पड़ेगा उसको भरने के लिए, तब जल्दी भरेगा। अगर सॉफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, उसका लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज, सिल्ट का जो पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है वो क्या होता है,
आपका 0.75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच होता है। देख लो, अगर 2 माइक्रोन से छोटा हुआ तो क्ले पार्टिकल में चल जाएगा। पहले तो देख लो ग्रेवल का क्या हो जाता है 80 mm से 4.75, और सैंड का क्या हो जाएगा फिर 4.75 से 75 माइक्रोन, और सिल्ट का क्या हो जाएगा 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, और 2 माइक्रोन से छोटा हुआ तो आपका क्ले बन जाएगा। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन, जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल कौन कौन सा बेसिस पे किया है, पार्टिकल साइज, कॉम्पोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किया है। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है सॉइल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, कंपोजिशन, पार्टिकल का कौन कौन सा साइज का पार्टिकल है उस बेसिस पे, और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे, सॉइल का प्लास्टिसिटी कितना है, हाईवे जो रिसर्च बोर्ड है वो क्लासिफाई किया है इस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंट, तो इनऑर्गेनिक है तो लो कंप्रेसिबिलिटी होगा। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, सिल्ट को, तो इनऑर्गेनिक सॉइल ये हो गया इनऑर्गेनिक, एल से हो गया लो कंप्रेसिबिलिटी, एम से हो गया इनऑर्गेनिक। एम को इनऑर्गेनिक सॉइल लो कंप्रेसिबिलिटी, एम एल मीन्स इनऑर्गेनिक हैविंग लो कंप्रेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंड पार्टिकल मेड ऑफ, तो सैंड का जो पार्टिकल होता है रॉक मिनरल का बना हुआ होता है। जो सैंड पार्टिकल कंटेन पार्टिकल ऑफ द रॉक एंड हार्डर मिनरल, हार्ड मिनरल से बना हुआ होता है। विच कंटेंट जो सच सिलिका डाइऑक्साइड इज द लार्जर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल, विच इच पार्टिकल विजिबल फ्रॉम द नेक आई, तो जो सैंड का जो पार्टिकल है उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, नंगी आंखों से देख सकते हैं, नंगे होके नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल को, वो सैंड है। तो किसका बना हुआ होता है, जो आपका जो रॉक मिनरल है उसको टूट टूट के बनता है, टाइम के साथ डिग्रेडेशन से बनता है, वेदरिंग की वजह से बनता है। तो नेक्स्ट वन, द क्ले मिनरल विच हैज ए लार्ज सॉइलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू, अगर कहीं भी मॉल्ट मोनोनाइट प्रेजेंट है, मॉल्ट मोनोनाइट अगर किसी सॉइल में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो सॉइलिंग श्रिंकेज बढ़ा देगा, और उसका वॉल्यूम पानी मॉइस्चर कंटेंट के साथ ज़्यादा चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो उसको क्या होगा, अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो मॉल्ट मोनोनाइट रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ड्राई होगा तो फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो सॉइलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगी क्ले मिनरल की, अगर मॉल्ट मोनोनाइट प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्स टाइप ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल हैविंग, अगर कह रहा है डिस्पर्स टाइप, दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्पर्स टाइप होता है, एक फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका डिस्पर्स टाइप स्ट्रक्चर है तो कुछ पार्टिकल का जो साइज है कुछ का अरेंजमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा, फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होगा, फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होगा। अगर फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है तो कैसे भी जुड़ा रहेगा, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है तो रैंडम होगा, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल, जैसे टेढ़ा मेढ़ा कोई कैसे भी अरेंजमेंट होगा। अगर आपका जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है वो फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर एज टू फेस ओरिएंटेशन पार्टिकल होता है। एज क्या होता है, फेस से जुड़ा हुआ होता है, इसका एज इसका फेस से, इसका एज आड़ा तिरछा किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इम्पोर्टेंट बिकॉज फंक्शन ऑफ द सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, याद रख लेना थोड़ा सा, इम्पोर्टेंट बिकॉज पूरा जो आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो सारा जगह हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द टोटल स्ट्रेस माइनस क्या कर देते हैं उसमें, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो ये टोटल स्ट्रेस माइनस उसमें क्या घटा देंगे, पोर वाटर प्रेशर। तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। राइज इन वाटर टेबल एबव द ग्राउंड काउज, तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोर वाटर इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या पढ़े हम, टोटल स्ट्रेस माइनस आपका क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर। तो आपका वाटर टेबल राइज करेगा तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो क्या होगा, तो राइज इन वाटर टेबल एबव द ग्राउंड सरफेस इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। तो आपका राइज, अगर ग्राउंड वाटर टेबल राइज करता है तो आपका क्या होगा, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर इक्वल इंक्रीज होता है। वी ऑब्जर्व दैट वाटर टेबल इज राइज above the ground level, there are equal amount of increase in total stress and pore water pressure, but effective stress remains unchanged due to the rise in water table above the ground level. Next question, the total effective stress 5 meter below the top level of the water level of the swimming pool respectively। तो आपका टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ द वाटर इन स्विमिंग पूल। तो आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है, यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर की डेप्थ पे निकालना है ये टोटल स्ट्रेस, तो यहाँ पे वाटर वाटर होगा, वाटर 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 वाटर, तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सिर्फ वाटर है तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू 5 डेप्थ पे निकालना है, टोटल स्ट्रेस है, सॉरी टोटल स्ट्रेस। अब पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, पोर वाटर भी प्रेशर सेम हो जाएगा, वाटर में है तो गामा डब्लू इंटू 5, तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द 5 वाटर क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, दोनों सेम है, 5 गामा डब्लू तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा। यही पिछला क्वेश्चन का यहाँ से एग्जांपल मिल जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 गामा डब्लू केजी में दिया इसलिए 0.5 गामा डब्लू और 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वही बात कर रहा था ना, राइज इन वाटर टेबल एबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर, ग्राउंड लेवल ए है मान लो, यहाँ से अगर राइज कर रहा है वाटर लेवल तो टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस सेम, सॉरी टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा, बट इफेक्टिव स्ट्रेस रिमेंस अनचेंज रहेगा। आप कैलकुलेट करके देखो प्रॉपरली, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।